had some queries, some questions, so we discussed few of them over here during the break. But in the interest of all of you, I would just try and take some of these questions which were really useful before we jump on to the next points or next topics. One of them was, अगर मेरे क्लाइंट के यहाँ पे टैली ERP 9 नहीं है तो ये सब चलेगा क्या? So what's your view? मैंने कहा कि नहीं चलेगा क्योंकि ये फीचर उसका है, बट एट द सेम टाइम अगर मेरे क्लाइंट के यहाँ पे टैली 9 है, कैन आई माइग्रेट दैट डेटा टू दिस? आंसर इज यस. सो यू कैन हैव दिस एंड इंस्टॉल एंड माइग्रेट. बिकॉज व्हेन आई आस्क्ड हिम डू यू हैव अ टैली ERP 9, तो से यस, हमारे ऑफिस में है, उनके यहाँ पे नहीं है. सो आप माइग्रेट कर सकते हो, तो आंसर यस है और आप कर सकते हैं. सो उसके बाद अब सेकंड है कि कैन अ क्लाइंट survive without these features? Yes, still he is ignorant. The moment you are able to show him the value that he is able, because इसमें जितने फीचर हमने देखे ना, इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू, अभी और कुछ फीचर्स देखेंगे, बट सबसे ज्यादा वैल्यू आपको नहीं, क्लाइंट को ज्यादा होने वाली है. और सिंस क्लाइंट और उसकी टीम को ज्यादा वैल्यू हो रही है, उसके वजह से आपका टाइम बचने वाला है अगर उन्होंने सही एंट्री किया तो. सो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ यू, your client team is doing the right data entry so that your audit is more structured, more faster and more to the point or to the focus. So उस सिनेरियो में उनके यहाँ पे अगर वो फीचर यूज नहीं कर रहे हैं तो उनको ये फीचर्स बता दो या फीचर्स के बारे में जानकारी दो ताकि वो लोग यूज कर पाए. एंड फॉर दैट पर्पस one PDF has been circulated to most of the participants who might have pre-registered. Those who have registered later may be receiving their emails later, but काफी लोगों को मिल गया है. मिला है कुछ लोगों को? हाँ. So वो PDF में अराउंड ये जो आज हम लोगों ने जितना भी डिस्कशन किया, इसके बारे में डिटेल्ड वर्कफ्लो दिया हुआ है. अराउंड 200 पेज के आसपास का है डिटेल. सो यू कैन यूज देम द वे यू वांट by taking that information, putting it on your letterhead and sharing it out. No problem. No copyrights. So utilize the way you want to increase your goodwill, but make sure कि ultimately it should add value to you, not add workload to you. So based on the type of client you take a call, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा वो client Tally 9 यूज कर रहा है और to a great surprise Tally 9 भी लाइसेंस यूज कर रहा है. तो फिर ऐसे क्लाइंट के यहां पे आपको थोड़ा सा एजुकेशन की जरूरत है कि अगर उसने लाइसेंस लिया है, पैसे भी दिए हुए हैं और फिर लेटेस्ट चीज नहीं वापर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे थोड़ा मोटिवेट करो, गाइड करो और उसको हेल्प करके माइग्रेट करवाओ. हाँ, पायरेटेड यूज कर रहा है और वो कर रहा है, उसमें यू एंड आई कांट हेल्प बिकॉज ओवर दैट द माइंडसेट वुड बी डिफरेंट. सो वी कांट इंटरवीन देयर एंड वी शुड नॉट. बट एटलीस्ट दोज हु हैव द फैसिलिटी can upgrade that facility. Please allow them so that they are getting benefit, at the same time you are getting advantage of that benefit. Then the next question, one of the other question was कि हम लोगों के पास जो टैली का डेटा आया है वो उसके बाद हम लोग उसके अंदर चेंज करते हैं, फिर वो क्लाइंट के यहाँ हम वापस भेजेंगे, तो क्या होगा उसका इफेक्ट? तो क्या होगा इसका इफेक्ट? इट इज वेरी डेंजरस. ओके. और मिसमैच होगा. ओके. और सर पहले तो एकदम बेसिक कंसेप्ट पे आप क्वेश्चन पूछ लो अपने आप को. उनके यहां का टैली का डेटा आपके पास आया, उसके बाद उसका बिजनेस बंद होने वाला है क्या? तो वो तो उसका रोज का काम चालू है. फिर आप उधर भी चेंज कर रहे हो, इधर भी चेंज कर रहे हो, तो नेचुरली मिसमैच रहने वाला है. आप उसको कट ऑफ गिन लो, लेकिन उसका फोटोकॉपी लेके आप काम कर रहे हो वो याद रखो. आप उसमें मर्ज करने का और वो सब सोचने का मगजमरी में मत पड़ो प्लीज. पॉसिबल है टेक्निकली, बट प्लीज वो मत सोचो, क्योंकि वो करने में क्या मिसमैच हो जाएगा वो आप ढूंढने में आपको शायद 4 दिन ज्यादा जाएंगे. देन सेविंग दैट 4 आवर्स, इट इज बेटर कि आप वो चेंजेस लिख लो, आप जाके चेंजेस उनको लिखवा दो कि इतने चेंजेस आपके डेटा में कर दो. ठीक है, हाँ
टीम व्यूवर वगैरह यूज करके आप कर सकते हो, बट मैं कह रहा हूं कि वो सब सिनेरियो में उनका डेटा लाए हो तो याद रखना कि उनका डेटा एक कट ऑफ पे आप कॉपी करके लेके आए हो, वो लाइव नहीं है। सो आपने जो भी चेंज किए वो आइदर उस डेटा में जाके करने पड़ेंगे या उसे स्प्लिट करके उसे अलग कर दो और उसका करंट ईयर कंटिन्यू अलग करने दो। टैली में स्प्लिट का ऑप्शन अवेलेबल है, सिंपली स्प्लिट करके अलग कर दो, दैट इज द बेस्ट एडवाइजेबल ऑप्शन। बट अगर कोई भी रीजन से वो नहीं करना है तो आप कम से कम इतना याद रखना कि आपने जो भी चेंज किया वो अपने आप उधर जाने वाले नहीं है, और वो ऑटोमेटिक मर्जिंग के चक्कर में पड़ना मत, क्योंकि उसके वजह से जो कंफ्यूजन खड़ा होगा और अगर आप बराबर नहीं ग्रिप ले पाए उसकी, तो जो डेटा मिसमैच होगा उसको क्लीन करने में आपको 3-4 गुना ज्यादा टाइम जाएगा rather than saving the time. So these were few of these discussion points that came up in this break. So I thought ki let me share with you. May or may not be directly relevant to the discussion today. Yeah, someone was asking some point there. Yeah. आप एक्सेल यूज करते हो? आप एक्सेल यूज करते हो? करते हो? एक्सेल कौन सा वर्जन यूज करते हो? मेरे पास 2013 है, मेरे को फाइल भेजोगे, मैंने सेव किया और वापस आपको भेजा, आप खोल पाओगे? क्यों? हाँ, हायर वर्जन में गया था, खुला था, सेव हुआ था और वापस आया था, राइट? सेम आपको टैली में भी होगा ना, उसमें चेंज होना ही नहीं है। कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, एक बार आपने हायर वर्जन में सेव किया, फिर लोअर वर्जन में खुलने में दिक्कत आती है। हाँ हाँ, यू कैन रीराइट, वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड ऑल दैट यू कैन डू, बट बेसिकली एज ऑफ सिंपल कंपैटिबिलिटी कोई भी सॉफ्टवेयर है ना, नीचे से ऊपर देगा, ऊपर से नीचे से नहीं दे पाएगा। सो वो एक्सपेक्टेशन ही मत रखना प्लीज, क्योंकि वो रखोगे तो आप भी दिक्कत में आओगे, क्लाइंट भी दिक्कत में आएगा। सो उसे भी क्लियर होना चाहिए, आपको भी क्लियर होना चाहिए। अगर हमने हमारे अपर वर्जन में कोई भी काम किया है तो वो रिवर्स नहीं जाएगा। लोअर वर्जन में काम कर रहे हैं और उसके पास मेरे से आगे का वर्जन है तो अपने आप वो ले लेगा, चलेगा उसको काम, बट रिवर्स कभी नहीं चलेगा। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। और उसमें कोई भी मतलब है ऑप्शंस हैं उसको हैंडल करने के, सॉल्व करने के, बट प्लीज डोंट एंटर इनटू दैट टेक्निकल वर्किंग, वरना हम अकाउंटिंग और ऑडिट छोड़ के वो सब में फंस जाएंगे। अगर आपके यहाँ पे कोई स्किल्ड है और वो चीज पे थोड़ा सा इंटेलिजेंटली ट्राई कर सकता है और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एक्सप्लोर कीजिए, बट लाइव डेटा पे करने से पहले डमी डेटा पे कीजिए, ताकि किसी का लाइव डेटा पे नुकसान ना हो जाए और इंपैक्ट ना हो जाए। या सो कमिंग बैक टू आवर ऑडिट एंड कंप्लायंस पॉइंट्स, या एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेरी? ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। या okay, good question. If I am using a .NET link, is it mandatory कि both the versions should be same? Answer to it is yes and no both. Yes, in terms of if you are wanting to change any data there, you need to be on the same version. But if you are wanting to just view the data, your version can be different, no problems. Because while connecting only, it just verifies and it will prompt you. It is like a read-only copy खोलना है, तो read-only copy आपका lower version में खोलने देगा, बट कुछ भी राइट करने को नहीं देगा। और राइट करोगे तो उसका डेटा या आपका डेटा, एक डेटा करप्ट होने का चांस है, मतलब एक जगह पे टैली करप्ट होने का चांस है। सो राइट मत कीजिएगा। हाँ, नो, ओके, गुड पॉइंट। आर दे रिक्वायर्ड टू कीप द टैली ओपन? आंसर टू इट इज नो. Are they required to stop using Tally? Answer is no. They can continue using Tally, they can continue opening Tally or not opening Tally, not at all having any relevance. Only thing, the server on which their Tally is installed, वो सर्वर पे Tally activated on चाहिए, उसका सर्वर लाइसेंस ऑन चाहिए, टेक्निकली स्पीकिंग, और वो सर्वर इंटरनेट पे चाहिए ताकि वो जाके उसको वेरीफाई कर सके कि आपने इस यूजर को एक्सेस दिया है या नहीं दिया है। क्योंकि जैसे ही आप tally.net में जाओगे और वो कंपनी सिलेक्ट करोगे तो पहले जाता है वो डेटा में चेक करता है, ये कंपनी में ये यूजर को एक्सेस है तो ही अलाउ करेगा, नहीं तो ना बोल देगा उधर ही। सो अगर क्लाइंट ने आपका एक्सेस भी उधर नो कर दिया है ना, तो भी आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। सो ऐसा नहीं है कि एक बार आपको एक्सेस मिला तो लाइफ टाइम एक्सेस ओपन है, या आपका सिक्योरिटी 0 हो गया है। सो वो सिक्योरिटी चेंज करना, सेट करना सबके हाथ में, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है उसके हाथ में है वो। डिस्प्ले, सॉरी डिस्प्ले नहीं, ऑडिट कंप्लायंस, कंप्लायंसेस।
ऑडिट जर्नल्स। इसमें एक पॉइंट छूटा था अपना, एनालिसिस में एक पॉइंट छूटा था ऊपर। हाँ, इन डेटा एनालिसिस वी वर ऑन द पॉइंट विच वी हैव स्किप्ड इज वाउचर वेरिफिकेशन। सो ये जो है यहां पे देखो एक टेबल में दिख रहा है कि कितने वाउचर्स आपने सैंपल किए हैं, उसमें से कितने ऑडिट किए हैं, कितने इंटरनल ऑब्जर्वेशन के लिए पेंडिंग है, कितने एक्सटर्नल क्लैरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है, और उसके बाद कितने अल्टर्ड है। अब दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर यू। व्हाट इट गिव्स इज, whenever I have defined a set to be sampled or set to be vouched for, I as a controller of audit should know उसका स्टेटस क्या है। वो स्टेटस जानने के लिए दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर आई कैन गेट दैट स्टेटस। ये स्क्रीन उसको क्लाइंट के यहां पे हमारा टीम बैठा है, उसको बोलने का रोज शाम को जाने से पहले उधर ऊपर ईमेल का बटन है, वो दबाओ और ईमेल करके भेज जाए। आप जहां पे भी होंगे वहां पे आपको अपडेट मिल जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है। और अगर आप स्मार्टफोन यूजर हो, उसको HTML में एक्सपोर्ट कर दोगे तो आपके फोन पे ही पूरा पढ़ लोगे आप। सो दिस इज समथिंग विच वुड बी ऑफ हेल्प टू यू। सो यू नो कि यू हैव आस्क्ड 96 वाउचर्स टू बी सैंपल्ड, ऑफ विच 11 इज ऑडिटेड एंड इतने ट्रांजैक्शंस उसके आगे हुए हैं। ये स्टेटस है उनका। तो काफी बार ऐसा होता है ना कि सर वो हम लोग जनरली क्या फॉलोअप लेते हैं, अच्छा वो इंपोर्ट परचेस का फाइल का क्या हुआ, सर वो क्लाइंट से आने का बाकी है, दैट इज आंसर। या उसमें से 3 ट्रांजैक्शन का हो गया, एक ट्रांजैक्शन के लिए डिटेल्स मंगाया है, 2 दिन में मिल जाएगा। अब वो 2 दिन के बाद हम दूसरे काम में पड़ जाते हैं या उसका फॉलोअप करना भूल जाते हैं, तो स्किप हो जाता है। लास्ट दिन याद आता है, अरे यार ये 2 वाउचर तो छूट गए वाउचिंग में से। वो जो लास्ट मिनट का प्रेशर है वो अवॉइड हो जाएगा अगर ये आप ट्रैक रख रहे हो तो। करेक्ट? And this is simple, nothing to be, you need not remember also. Simply उसमें हमने सेट मैन्युअली भी कर दिया, ऑडिट ये सैंपल ऑडिट करना है, जब तक उसको क्लोज नहीं किया, ऑडिटेड नहीं किया, तब तक इधर वो दिखता रहेगा ओपन। कम बैक। नेक्स्ट, आप सबसे ज्यादा टाइम किसमें डालते हो? जैसे आपने किसी ने कहा ना, डेटा हम हमारे पास लेके आते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ उसमें चेंजेस करते हैं और फिर वो फाइनल होता है। वो चेंजेस क्या करते हैं हम? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चेंजेस वी डू? Provision entries, grouping sometimes change. Ideally they should not be grouping, you should do at the source, but provision entries, sometimes groupings, then closing entries. मतलब they can be classified as a separate type of entries which are financial closure entries or financial year end entries. बराबर है? So or audit journals, because हम लोग ये वैल्यू है, ये इस लेजर से निकाल के इस लेजर में डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस उधर से उठा के हम लोग अप्रोप्रिएशन अकाउंट में या उसका रिजर्व्स अकाउंट में डालते हैं, और ये सब एंट्रीज हम पास करेंगे। जनरल रिजर्व डालेंगे और उसको वैल्यू इधर से मूव करेंगे। सो ऑल दिस एंट्रीज आर कॉल्ड एज ऑडिट जर्नल्स। टैली प्रोवाइड्स यू दैट फैसिलिटी टू यूज नॉर्मल जर्नल एक्शन बट विथ द टैग कॉल्ड फाइनलाइजेशन। सो आपको हमेशा पता रहेगा कि उनका डेटा के बाद हमारे यहां पे ये 5 काम हुए हैं। सो ट्रेल करना आसान होता है। आज सबसे बड़ा चैलेंज आपका वही होता है, क्योंकि वही चैलेंज की वजह से उसने बोला डेटा भेजना पड़ता है, लेना पड़ता है। फिर आप ये लिस्ट उनको भेज दो, बोला इतना एंट्री आप पास कर दो, तो आपका और उसका डेटा मैच होगा। ये ट्रेल करने के लिए आपके यहां पे एक प्रैक्टिस बना दो कि यू विल नॉट एंटर एनीथिंग और यू विल नॉट मेक एनी वाउचर अदर देन ओवर ईयर। So once you are tracking that, your problem would be practically nullified, because your team is not allowed to do the changes in the actual ledgers. They have to pass a JV here. Like say for example, I am a article clerk at your end or a junior auditor at your end. When they are found that there is a voucher in traveling which was pertaining to say for example staff welfare and wrongly entered in traveling, what should I do? हम लोगों का सिंपल आदत है एडिट, ऑल्टर कर देते हैं, राइट? एज अ ऑडिटर आर वी ऑथराइज्ड टू डू दैट? नो, बट नाउ वी वांट दैट वाउचर टू बी एट द राइट प्लेस सो दैट माय लेजर बैलेंसेस आर राइट. सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू पास अ जेवी pulling this much amount from the staff welfare account, the conveyance account and pushing that amount to the staff welfare account. यहां पे पास कर दो वो जेवी.
सो आपको ट्रेल भी मेंटेन होगा और ट्रैक भी रहेगा। अब अगर आपका इंटेंशन ही है कि वो सोर्स पे चेंज करना है तो अलग बात है, बट अगर वो इंटेंशन नहीं है तो प्लीज यहां पे पास कीजिए। कोई भी अच्छे मतलब कंट्रोल्ड बेस्ड एप्लीकेशन में आप काम करोगे, कोई भी ईआरपी में जहां पे कंट्रोल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वहां पे आपको एंट्री सोर्स पे एडिट करना परमिट नहीं करता है, एंट्री का रिवर्सल एंट्री पास करने को परमिट करता है। सो यू पास अ रिवर्सल एंट्री हियर, सो यू आर हैविंग अ ट्रेल ऑफ इट। नाउ अनफॉर्चुनेटली और कोइंसिडेंटली और एज योर प्रैक्टिस यू आर अकाउंटेंट एज वेल एज ऑडिटर ऑफ दैट एंड यू वांट दैट कि वो डिस्कशन में नहीं आना चाहिए, उड़ा दो, तो ठीक है आप वो एडिट करो, बट दैट इज नॉट अ राइट प्रैक्टिस और अ गुड प्रैक्टिस एज ऑडिटर। या like क्यों पॉसिबल है ना, ये सिंपल फीचर है, ये ऑलरेडी है। नो बैकडेटेड एंट्रीज टू बी अलाउड बाय डिफॉल्ट है। टैली के सिक्योरिटी फीचर्स में आप जाओ और उधर बोल दो कि कट ऑफ डेट ऑफ बैकडेटेड एंट्रीज दिस, उसके पीछे का कोई भी एंट्री कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। दैट्स अ बेसिक फीचर, उसमें ऑडिट और नो ऑडिट कोई फंक्शनलिटी का कोई लेना देना नहीं है, दैट्स ऑलरेडी देयर एज अ फीचर। एंड दैट ऑल्सो यू कैन डिफाइन कि ये पर्टिकुलर यूजर रहेगा तो इसको 1 महीने का अलाउड है, ये यूजर को 1 दिन का भी अलाउड नहीं है पीछे का एंट्री, तो वो भी आप कर सकते हो ताकि डेटा एंट्री ऑपरेटर का गलतियों को आप कंट्रोल कर सकते हो। वो जाके कुछ भी चेंज करते हैं पीछे जाके, वो नहीं होने के लिए आप वो कंट्रोल कर सकते हो, वो बेसिक फीचर है, राइट। सो हियर आई वुड पास दैट कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर एंट्री, P&L transfer entries and so on. So all appropriation entries and all that we can pass using this tag which is audit journals. Yeah, escape. Then yeah, please हाँ, okay, good point. What do I mean by source entry? Can I ask that question back? That means you are doing this change in your copy data, in your photocopy. ओरिजिनल उधर ही पड़ा है, फोटोकॉपी आप लेके आए, उस पर आपको चेंज कर रहे हो, तो जितना चेंज आपने फोटोकॉपी पे किया वो उनको जाके बोलना पड़ेगा कि ओरिजिनल में करो, ऑप्शन ए। वो ऑप्शन ए जो है वो आप ये का यही एंट्री उधर जाके इंपोर्ट करो, यहां से एक्सपोर्ट करो पूरा एंट्रीज और उधर इंपोर्ट करो, इजीएस्ट एंड राइट वे। वरना आप ये एंट्री का प्रिंट निकालो, वहां पे डेट एंट्री कर दो। बट सोर्स एंट्री जब आप कह रहे हो, व्हेन आई एम शोइंग दिस आई एम एज्यूमिंग बोथ आर सेम, दे आर नॉट डिफरेंट कॉपीज, आइडियली दे शुड नॉट बी डिफरेंट कॉपीज। आप जो डिफरेंट कॉपी के कंसेप्ट पे जा रहे हो ना, वहां पे ये सब शुरू हो रही है गलतियां। एज अ प्रैक्टिस हम लोग सब लोग काफी टाइम से वो कॉपी बना के उसके ऊपर काम करने की प्रैक्टिस में गए, इसी वजह से हमें टैली का डेटा तो छोड़ो, हमारा एक्सेल फाइल भी राइट नहीं मिलता है। प्रिंटेड शेड्यूल और हमारे एक्सेल में 1 साल के बाद हम खोलते हैं तब का शेड्यूल दोनों डिफरेंट होता है ये एटलीस्ट 80% केस में होता है, 100% नहीं बोलूंगा, राइट है? एग्रीड? यस और नो? व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज ऑन दैट डे ऑफ प्रिंटिंग दैट मशीन वाज ऑफ, तो ये मशीन पे किया और फिर इधर से सेव नहीं हो रहा था, कुछ नेटवर्क में नहीं जा रहा था, तो इधर सेव करके रख दिया। क्यों? बिना सेविंग के नहीं रखना था। अब वही हमारी इधर 3 कॉपी होगी, हमको ही पता नहीं है फाइनल कॉपी कौन सी है, और अब नॉमेनक्लेचर तो हमारा स्पेशल होता है, क्लाइंट अंडरस्कोर फाइनल अंडरस्कोर 2013, फिर क्लाइंट अंडरस्कोर फाइनल अंडरस्कोर 2013, राइट और नो? वेरी कॉमन थिंग, इट्स नॉट समथिंग विच इज डिफरेंट एट एक्स प्लेस और वाई प्लेस, बट दिस इज व्हाट इट इज। या सो वो पहला वाला फाइनल परफेक्ट है या 2 फाइनल वाला फाइनल परफेक्ट है? क्योंकि ये क्लाइंट में 3 फाइनल थे या 2 फाइनल थे वो याद नहीं होता है 1 साल के बाद। सो उसके वजह से ये ट्रैक करना मुश्किल होता है। उसका एक सिंपल सोल्यूशन, मतलब अगेन गोइंग ऑफ द ट्रैक, उसका सिंपल सोल्यूशन है आइडियली पुट अ डेट अलॉन्ग विथ योर फाइल नेम इन केस सच हैपनिंग्स आर। सो फाइनल अंडरस्कोर डेट, मंथ एंड डेट और मंथ डेट ईयर, सो दैट वुड सेव यू। हाँ, फाइल नेम देख के पता चलेगा ये लास्ट वाला फाइल रहेगा, बट प्रेफरेबली तो मल्टीपल कॉपीज होनी नहीं चाहिए, उसके लिए सर्वर होना चाहिए कॉमन। बट कोई भी रीजन से आपको ये करना पड़ रहा है कि वो क्लाइंट के यहाँ पे लैपटॉप लेके गए, वहीं पे काम कर रहे हो, खत्म करना था आज, तो उधर करके चेंज करके आए और हमने कॉपी नहीं किया, उस चक्कर में ये गलतियां ज्यादा होती है। फिर जिसके मशीन से किया था वो मशीन
और वो बंदा दोनों दूसरे कोई टीम में या दूसरे कोई एक्टिविटी में लग गए तो अभी वो पता ही नहीं चलता फाइनल किधर था. So this is something which are common issues. Hence, it is advisable and suggested कि you do all the changes directly in the source. इसी वजह से मैं कहता हूं, वो जो हमने फर्स्ट स्लाइड देखा, you can audit with going to the client at the local data, making it local data, or taking a remote and doing the work in the local data of client. So if this gets saved in the client data, it is safe for you. Just take the backup of that after your finalization of that client data copy. खत्म हो गया आपके लिए, और कुछ नहीं बैकअप रखना है आपको. उतना एक रखोगे तो आपका सब काम आ गया. तो सारा वर्किंग पेपर के साथ सब कुछ इसमें सेव हो रहा है. सो यू नीड टू जस्ट टेक दैट फोल्डर एंड दैट्स ऑल. सो दैट वुड सेव ऑफ सच नाइटमेयर्स और सच मींस रिस्क व्हिच आर अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेडिक्टेड. या नेक्स्ट इज, सबसे ज्यादा टाइम किसमें जाता है? सबसे ज्यादा टाइम किसमें जाता है आपका? इन्होंने अभी कुछ थोड़ी देर पहले कहा था, ग्रुपिंग रीग्रुपिंग करना पड़ता है. क्यों? ऑडिट का पॉइंट का कैश और वो सब हो गया. मैं आई एम सेइंग नाउ फाइनल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट बनाना है और देना है. इनिशियली प्रॉपरली क्रिएटेड नहीं है, फिर प्रॉपरली हो जाते हैं, फिर वापस अगले साल ऑडिट करने जाते हैं, तब वापस वो क्लाइंट ने अपने रिपोर्टिंग के लिए ऊपर नीचे कर दिया होता है, विच इज कॉमन प्रैक्टिस. आपका और मेरा कंट्रोल नहीं चलता है उसमें, क्योंकि उसका अकाउंटेंट बदल गया होता है, या अकाउंटेंट को अभी 2 फीचर ज्यादा आ गए होते हैं. मेरे जैसा किसी का लेक्चर सुन के आया रहेगा तो वापस कल जाके सुबह सुबह चेंज कर देगा 3-4. राइट और नो? विच हैपेंस, विच इज कॉमन, बिकॉज योर ऑडिट हैपेंड टुडे एंड व्हेन यू आर नेक्स्ट टचिंग द डेटा इज एटलीस्ट 8 to 10 months after that. So during this period lot of changes would happen which were out of your control, out of your visibility also. So in such cases, where exactly your time goes maximum? सबसे ज्यादा टाइम किधर जाता है आपका? ऑडिट रिपोर्ट बनाने में? वो तो क्या है, सबका कॉमन ही है. उसमें तो कुछ चेंज है ही नहीं, सिर्फ ऊपर नाम ही बदलना है. नहीं मिला तो दूसरा कॉपी. फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन एक्सेल शेड्यूल 6 बनाने में, और उसमें खास तौर पे कहां चैलेंज आती है? वो 180 डेज इधर उधर ग्रुपिंग करना, फिर इसका करंट और नॉन करंट करना, फिर उसका करंट और नॉन करंट के बाद फिर एक एंट्री चेंज आया तो अरे अभी वापस वो रिवर्क करो, फिर पता चला अरे ये रिलेटेड पार्टी था, इसका वापस इधर से ट्रांजैक्शन सब निकालो और उधर वापस लेके जाके ऐड करो. एंड ऑल दिस थिंग्स bring a lot of juggling for you, and the core problem for this is what? Your grouping as in Tally is different than your grouping as required for Schedule 6. Yes or no? And you cannot change the grouping in Tally because grouping in Tally is useful for lot of purposes for them as for their internal control purposes. कि उनका वो डेटास में अलग अलग 25 टाइप के डेटास बनाए होंगे, साउथ डेटास, नॉर्थ डेटास और ये सब, और आपको कंसोलिडेटेड एक रिपोर्ट चाहिए, तो वो सब ग्रुपिंग का, उन लोगों का ग्रुपिंग चेंज करोगे तो वो लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, और आपका रिपोर्ट उसके वजह से मैन्युअली बहुत कुछ काम करना पड़ता है, फिर वो एक्सेल में सम्स मैच करने में कहीं पे गलतियां होने की चांस होती है. राइट और नो? दिस वाज अ बिग प्रॉब्लम, एंड फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेटली फॉर मी, while this problem was suggested from our institute side to Tally, I was part of that discussion group, और काफी झगड़े हुए थे. ऐसा थोड़ी तुम लोग कुछ भी चेंज करते हो, मतलब फ्रेंडली टोन में सब हम लोग बातें करते थे जब सेशन के बाद, तब ऐसा तुम लोग कुछ भी चेंज करते रहते हो यार, हम लोग कैसा सॉफ्टवेयर बनाएगा उसका. कुछ भी एक्सपेक्टेशन लेके आ जाते हो, ऐसा थोड़ी बन सकता है सॉफ्टवेयर में. एंड देन दिस ऑल डिस्कशंस टुक अ गुड शेप कि where I was also coincidentally developing one application for financial consolidation, so I was also aware of that grouping for IFRS structuring for one client, not from Tally, other than Tally. तो उसमें हम लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर यूज किए थे, तो हम लोग फिर वो डिस्कशन करते करते निकला, एंड देन अ न्यू कंसेप्ट, अ न्यू आइडिया केम आउट. शेड्यूल 6 तो फिक्स है, उसमें चेंज नहीं होता है, राइट? क्योंकि वो तो एक बार मैंडेट किया है, वही फॉलो करना है. उसमें चेंज शायद 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में एक बार आएगा. इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट्स. But your grouping is not in your control, means your client's grouping is not in your control, ledger grouping is not in your control. Let that grouping continue with client as it is. Do an additional grouping for you for Schedule 6. Now, if you do that, does it make sense for you?
rather most of you do that only. जो लोग एक्सेल अच्छा यूज करते हैं, जहां जिनके ऑफिस में अच्छे एक्सेल एक्सपर्ट हैं, वो क्या करते हैं, टैली का ट्रायल बैलेंस निकालते हैं, एक एक्सेल शीट में डालते हैं, उसके बाजू में वो शेड्यूल 6 का ग्रुप का नाम लिखते हैं, अपने आप शेड्यूल 6 का ग्रुपिंग बन के सम ऑफ पे आ जाता है, राइट? इफ सम फॉर्मूला डाल के कर देते हैं, सम इफ का फॉर्मूलाज डाल के, है ना? वही काम करते हो, वो काम एक्सेल की जगह पे हम टैली में कर देंगे तो would it make sense? Yes, no? Can it be done in tally? Anyone knowing it? It can be done in tally. Yes, I would say that. Anyone knowing it? It can be done in tally. Schedule 6 1. How many of you are aware the schedule 6 you can group in tally itself? 1 2 3 4 5, just 10, less than 10. Huh? You can group complete schedule 6 independent of the grouping that client has used in tally. And just we will go to that screens. Balance sheet in schedule 6. टैली डिफॉल्ट अपने हिसाब से उसका ग्रुपिंग के नाम के हिसाब से फिगर्स ले लेता है कि ये लेजर में मैप करो, ये लेजर में मैप कर दो, कर दिया उसने। और कुछ जगह पर देखो कलर बदल दिया उसने, रेड कर दिया है, कुछ जगह पर ब्लैक रखा है, कुछ जगह पर रेड कर दिया है। ब्लैक मींस टैली के जजमेंट के हिसाब से, टैली के अंदर जो रूल डिफाइन किया है उसके हिसाब से वो राइट ग्रुपिंग में आ गया है। फिर उसको बदलना है तो आप बदल दो, लेकिन टैली के ग्रुपिंग के हिसाब से और क्लाइंट के ग्रुपिंग के हिसाब से शेड्यूल 6 का राइट ग्रुपिंग में चला गया है वो लेजर। रिजल्ट्स में आप जाओगे, वहां पे रेड में दिख रहा है, एंटर मारोगे तो वहां पे बता रहे हैं ये एक अनग्रुप रिजल्ट्स करके कुछ तो है आइटम, बाकी सब तो अपनी अपनी जगह पर आ गए। ये अनग्रुप क्या है, एंटर मारोगे तो उधर दिखा रहा है कि रिजर्व एंड सरप्लस करके कोई तो ग्रुप बनाया है और उसको कोई भी सब ग्रुप के साथ मैप नहीं किया है। एस्केप करो, वहां पे देखो कैपिटल रिजर्व का अलग है, कैपिटल रिटेंशन जो एज पर शेड्यूल 6 है। अब इसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस करके जो सब ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर दो लेजर हैं, वो दोनों लेजर को राइट ग्रुप के साथ मैप नहीं किया गया, बस। अब इसको मैं मैप कर दूंगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। सो लेट्स डू दैट मैपिंग। क्लासिफाई किया, क्लासिफिकेशन टाइप क्या है, बैलेंस शीट के लिए, हाँ चलो एंड। शेड्यूल 6 का पूरा ग्रुप का लिस्ट आ गया इधर, मैं सिलेक्ट कर लेता हूं किस में डालना है। तो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व्स करके है, अंडर शेयर होल्डर्स फंड, अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व है, उसमें ये लेजर जाना चाहिए, इसका बैलेंस। एंटर कर दो, सेव कर दो, हो गया। यहां पे देखो नोट वगैरह आप रीडेबल नहीं होगा, बट आप आपके टैली पे खोलोगे तो दिखेगा ये। सो यहां पे उसने सब स्टेप्स भी दे दिए कि ये करोगे तो ये गलती होगी, ये करोगे तो ये गलती होगी, आप ध्यान रखना, जस्ट टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट्स करके। अब वहां पे आप जाएंगे तो एक ही लेजर बचा है, दूसरा ग्रुप हो गया। एंटर मारो, हाँ क्लासिफाई कर दो, ये रिजर्व एंड सरप्लस है, मैं जनरल रिजर्व में एडजस्ट करता हूं, रिजर्व्स में आरईएस, अदर रिजर्व्स में डाल दें, सेव। अब ये कर दिया तो एस्केप करो, यहां पे अनग्रुप कुछ नहीं बचा, एस्केप करो, ये भी ब्लैक हो गया, ताकि जहां पे भी ग्रुपिंग टैली ने अपने आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, उसको अलग रखा है, आप उसको ग्रुपिंग कर दो। और ये ग्रुपिंग मेरे टैली के नॉर्मल रिपोर्ट्स के लिए जो ग्रुपिंग है उससे ये टोटल इंडिपेंडेंट है, मतलब प्रैक्टिकली सेकंड ग्रुपिंग जो आप एक्सेल में सेकंड कॉलम में डालते हैं ना, वो ग्रुपिंग ये हो गया। और टैली अपने आप सम मार के ले लेता है, तो सम फंक्शन टैली में हो रहा है। आपने ग्रुप चेंज किया, अपने आप उधर चेंज हो जाएगा और रिपोर्ट्स में स्ट्रक्चर हो जाएगा। बियॉन्ड दिस, द मोमेंट आई टेक दिस, माई शेड्यूल 6 इज रेडी। सो शेड्यूल 6 इज हैपनिंग लाइव the way I am doing changes or updations in Tally. I am able to see the report as if it is a schedule 6 final printout. So can this save your time? 7 बजे बोलोगे तो हाँ ही बोलना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है ना, right? So can it save your time? Yeah, this would. And this is available not only for balance sheet but also for profit and loss account. The whole schedule 6 grouping as per schedule 6 format is pre-filled in Tally. You are not filling it. Yeah. These are around 10 branches. All the 10 branches, they are maintaining separate account. Then how to merge for this financial statement as far as grouping is concerned? Okay. So there are two types of issues. What from the discussion, from the scenario that you gave. One is
there are companies having 10 branches, having 10 tally. When I say 10 branches, they are having 10 different tally companies in it, and they want to have this. Can they have this? So answer to it is, I would say yes and no both, but how yes and what are the cautions that we have to take. And second is, one more derivative comes out from the same scenario is, there is a company who has 10 different legal entities with different stakes in it. So consolidated financial statement has to be made. So there would be intercompany transactions, there would be some knockoffs, there would be some percentage based on that only I have to take profitability. So it may not be 100% profit or 100% turnover that I have to add. It will be some portion of my stake that is there in that company, that much only stake I have to add, and so on. So to answer to this both is, theoretically Tally doesn't has the framework to give it directly as it is. But by passing that audit journals जैसा जो हमने किया था ना, वैसा हम एक सेपरेट एंटिटी, सेपरेट लीगल टैली क्रिएट कर देंगे, और उस टैली में सबका फाइनल ट्रायल बैलेंस एज ए जीवी पास कर दोगे आप, और फिर ये करोगे तो आपका कंसोलिडेटेड रिपोर्ट विद ग्रुपिंग राइट मिलेगा. इसमें क्या चैलेंज आएगा आपको, तो इंटर ब्रांच और इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस, उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट ग्रुप नेम देना पड़ेगा, तो ही सामने सामने नॉक ऑफ होगा, वरना उतना ही सेल्स इन्फ्लेट हो जाएगा, उतना ही परचेज इन्फ्लेट हो जाएगा, उतना ही एक्सपेंसेस इन्फ्लेट हो जाएगा, क्योंकि वो इंटरनल ट्रांसफर्स थे एक्सपेंस के. तो वो नॉक ऑफ को राइट करने के लिए आपको उसको राइट ग्रुप या राइट लेजर में डालने पड़ेंगे, या उसके रिवर्स एंट्रीज पास करने पड़ेंगे. अगर वो नहीं कर रहे हो तो टैली में से वो रिपोर्ट एक्सपेक्ट मत करो. अगर वो कर रहे हो तो टैली में से राइट रिपोर्ट आ सकता है. बट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर्स, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सब के लिए टाइम नहीं होता है, तो लोग जनरली वो एक्सेल में फॉलो करते हैं. बट अगर आप टैली सिंगल, मतलब एक वो टैली का सर्वर कुछ कंसेप्ट आया है, वो लेके आप कर रहे हो और सिंगल कंपनी में आप एंट्री कर रहे हो, तो ये फीचर पॉसिबल हो रहा है. ओनली थिंग बिकॉज ऑफ दैट यू शुड हैव अ कनेक्टेड नेटवर्क एंड ऑल दैट. तो वो फीचर पॉसिबल, वो फंक्शनलिटी टेक्निकली पॉसिबल है, तो वो करना चाहिए. वरना सिंपल हैव सेपरेट कंपनीज, टेक बैलेंस एंड पुट इट इन एक्सेल, बिकॉज देयर आर इंटरनल रूल्स which are specific to your organization, which may not be generic. Yeah, but for single company you can have that. Like in one of my clients' solution case, which I had done in past, which may be useful to some of you, is we were having 7 branches of that client, and there was a main company in Delhi. So there was a monthly reporting practice of consolidated reports. So what we were doing is, from all branches, we were making a month-end trial balance and locking that period. Month-end trial balance का एक जीवी बनाते थे और वो जीवी इधर पास कर देते थे in the main company. So मेरे main company में हमेशा अपडेटेड डेटा मिलता था, कंसोलिडेटेड, और वहां पे वो नॉक ऑफ करके चला जाता था, तो अपने आप प्रॉफिट लॉस में जीरो ही रहता था हर महीने का. सो हर महीने का प्रॉफिट लॉस का एंड वैल्यू जीरो रहता था, क्योंकि वो प्रॉफिट इधर ट्रांसफर हो चुका है इनकम और एक्सपेंस का. So that was helping to complete the reporting needs, but statutorily, is it right or complete? The answer to it is no, it is not right, or it is not complete, because there would be some intercompany transactions and all that you have to knock off. Yeah. So here, are we through? Now here see, trade payables में वापस कुछ तो गड़बड़ बता रहा है वो. So you can go there, check that and see them. Enter. So MSME और अदर्स, वो तो पूरा अनग्रुप्ड है. वो MSME में जिसको है वो ग्रुपिंग में डाल दो, अपने आप रिपोर्ट्स में राइट आ जाएगा. तो इसमें से कोई 2 ट्रांजैक्शंस हमारे MSME रहेंगे, उसको डाल देंगे हम लोग. ये 2 को MSME ग्रुप में डाल दिया. माइक्रो हाँ, तो MSME में उसका बैलेंस दिखना शुरू हो जाएगा. बैक here. So this gives you a convenience of independent reporting and independent control. At the same time, have the same thing directly within the source. For this purpose, in my personal opinion, I advise you split the company every year. Reason being, scenarios like this: my one vendor, my one supplier is MSME this year, may not be MSME next year. So my grouping would change for that particular ledger also. So it is better to have split it. Second is, once I split the data, I just have to carry or take care of that one backup. डर नहीं है कि कोई बैकडेटेड जाएगा, कुछ तो सिक्योरिटी ब्रीच करके बैकडेटेड में एंट्री पास कर देगा और मेरा बैलेंस मिसमैच हो जाएगा, और बेस्ड ऑन द रिपोर्टेड. क्योंकि कई बार पर्टिकुलरली
सर्च या असेसमेंट के वक्त बड़ा चैलेंज आता है। काफी क्लाइंट्स में मैंने ये एक्सपीरियंस किया और काफी लोग बोलते हैं अरे यार तभी निकाला था, तभी परचेस का वैल्यू इतना था और रजिस्टर का टोटल इतना इस तरह से था, ये रहा मेरे पास प्रिंट आउट भी है, आज निकाल रहा हूं तो बदल गया है। होता है ऐसा? अब ये क्यों होता है? क्योंकि उसने कुछ तो इंटरनल ग्रुपिंग चेंज किए हैं। कोई तो वाउचर्स इधर से उठा के दूसरे हेड में डाल दिए हैं। अब वो चेंज सिर्फ आज के ट्रांजैक्शन को तो इफेक्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि मास्टर चेंज कर रहे हो आप, पीछे की भी ट्रांजैक्शंस को इफेक्ट करेगा। उसके वजह से वो पीछे का रिपोर्ट निकाल रहा है तो बदल रहा है वो रिपोर्ट। उस वक्त क्या ग्रुपिंग थी आपकी वो थोड़ी याद रहेगी आज आपको। ये टैली भी कैसे ट्रैक रखेगा? तो अगर वो कटेड ऑफ डेटा रहेगा तो हमेशा वो जो रिपोर्ट सबमिट किया उसके साथ तो मैच होगा ही। करंट आपने चेंज किया, करंट प्रोसेस में ही लेके जाओ, जैसे ये एमएसएमई वाला केसेस है। सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट इफ यू आर कीपिंग सेपरेट डेटा। Always. After finalization. हाँ. Okay. And I have changed the groupings to schedule 6 purpose. Will it carry forward? Yes. The next. It will carry forward. Will carry forward. Because when I am splitting, whatever is there in the master, will always carry the image there. Will always carry that image there, ना? So जो भी मैंने यहाँ पे चेंज किया वो इमेज वहां पे जा ही रहा है अगले पीरियड में। या Yeah, someone has asked me. I thought I'll explain you it at the end. It is something similar to what we are discussing right now. Group company features in Tally. एक मिनट रुक जाओ. Before we go to that, let us complete the third part of it. Profit and loss balance sheet दोनों आ गया, समझ में आ गया. इसी तरह से ग्रुप करना है. Third is additional details. अब ये डिस्क्लोजर्स भी हमें देने पड़ते हैं शेड्यूल 6 में, राइट? ये सारे इंफॉर्मेशन भी हमें लिखनी पड़ती है. Can I store that in Tally itself? This is where exactly you can. So you give all that information, store it. The moment you have stored it over there in Tally, you are relaxed कि whatever is there in that latest backup or last cut off backup is the final thing that you have printed and submitted. So वो Excel का पहला वाला फाइल दूसरा वाला फाइल वो फिर निकल गया. हमेशा ये परफेक्ट चलेगा और परफेक्ट रहेगा. दूसरा, अभी तक के एक्सपीरियंस के ऊपर से हम कॉन्फिडेंट हैं कि टैली का अगर आपके पास 7.2 का डेटा है और आज चलाना है, चलता है. मेरे पास 9.3 है तो भी 9 है तो भी चलता है. यस, क्योंकि उसमें फीचर है माइग्रेट का. सो टैली ने अभी भी डेटा माइग्रेशन फैसिलिटी कंटिन्यूस दिया है. तो एज्यूम करो ये कट ऑफ बैकअप आपने लिया और 3 साल के बाद टैली का दूसरा कोई वर्जन चल रहा है, तो भी टैली का एक्सपीरियंस के हिसाब से वो माइग्रेशन देगा. और माइग्रेशन देगा इसके लिए आप उस वक्त भी रिपोर्ट निकाल पाओगे. तो कंपैरेटिवली दिस इज मोर सेफर टू कीप एज ए एक्स्ट्रा बैकअप. ठीक. सो ये डिस्क्लोजर्स एंड ऑल दैट यू कैन एंटर विद डिटेल्स टू इंडिविजुअल लाइन आइटम्स. नाउ आई जस्ट ग्रुप कंपनी पहले बता दे. एक और कंपनी, ग्रुप कंपनी एज अ फीचर इन टैली इज वेरी सिंपल एंड वेरी इट इज just a technical consolidation I would say rather than any functional feature. It is जैसे मैंने दो कंपनी या एक से ज्यादा कंपनी खोली और उनको मैं एक ग्रुप में मर्ज करना चाहता हूं, तो वर्चुअल ग्रुपिंग कर रहा है वो. डेटा एंट्री ग्रुप कंपनी में कभी नहीं हो रही है, डेटा एंट्री इंडिविजुअल कंपनी में ही हो रही है. सिर्फ रिपोर्ट में वो सम करके लेके आ रहा है. तो इसके लिए मैंने एक नया कंपनी क्रिएट कर दिया, क्रिएट ग्रुप कंपनी करके. कंपनी इन्फो से टेस्ट. और ये ग्रुप कंपनी में कौन कौन मेंबर्स हैं, तो ये बोलेंगे हम ये दो कंपनी. जैसे आपका केस था कि 7 कंपनी है टैली की, तो 7 कंपनी इधर डाल दिया उन्होंने. तो एंटर एंटर एंड सेव. सो ये 7 कंपनी का अब मैं रिपोर्ट कोई भी निकालूंगा तो मेरे को सम रिपोर्ट आएगा. प्रॉफिट लॉस निकालूंगा पी. जब भी मैं टेस्ट कंपनी खोल रहा हूं, टेस्ट कंपनी खुल गया, प्रॉफिट एंड लॉस पे गया, मुझे टोटल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा. अब इसको मेरे को कंपनी वाइज देखना है तो उधर ऑप्शन है ऑल्टर का न्यू कॉलम या ऑटो कॉलम में जाना. ऑटो कॉलम बाय कंपनी.
दोनों कंपनी ऑन कर दो, दोनों कंपनी ऑन कर दो साथ में. So वहां पे से I can see this purchase figures bifurcated company wise in columns and the sum. So by default the sum has come here and I would have bifurcated companies there. So company 1, company 2 and total. So it can be 7 companies का total. But Tally का grouping name के हिसाब से sum मारेगा. इसीलिए मैंने कहा था कि जब आप लेजर्स बना रहे हो या जो इंटरकंपनी ट्रांजैक्शंस है उसके लिए राइट लेजर बनाना ताकि नॉक ऑफ को के 0 वैल्यू मिले, नहीं तो दोनों साइड्स पे इन्फ्लेटेड वैल्यू मिलेगी. So coming to the PPT. Now someone has asked me to brief कि भी टैली के फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. टैली ऑडिट के बारे में do anyone wants to know anything more? How do I get on to the .NET? So to get on to the .NET, one, you need a .NET user ID password. So once I have a .NET user ID password, I can connect using educational Tally or my license Tally, anything. मेरे यहाँ पे इंटरनेट ऑन चाहिए और जो क्लाइंट को कनेक्ट करना है उसके यहाँ पे इंटरनेट ऑन चाहिए. टैली का सर्वर ऑन चाहिए उनका. यहाँ से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तब मैं यूजर आईडी पासवर्ड दूंगा तो मेरे को एक लिस्ट आती है जो मैंने फर्स्ट स्क्रीन पे बताई थी कि कितनी कंपनीज मेरी ऑनलाइन है कितनी ऑफलाइन है. बहुत पीछे 60. सो कितनी कंपनीज मेरी ऑनलाइन है कितनी ऑफलाइन है. तो जितनी कंपनियां मेरी ऑनलाइन होगी उसमें से कोई एक कंपनी को सिलेक्ट करके मैं यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा तो वो कंपनी के साथ कनेक्ट हो जाता है, वो कंपनी के डेटा के साथ कनेक्ट हो जाता है. नो, दे हैव टू क्रिएट योर .NET ID as a user in their Tally. They have to give you access. So for giving that access, they have to create your .NET ID as a user in Tally. Tally में यूजर, एक मिनट ऑल्ट कंपनी इन्फो में जाके सिक्योरिटी में, हाँ यूजर में यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ये क्रिएट करते हैं यहाँ पे Tally.NET ऑडिटर बैकस्पेस कर, ये Tally.NET ऑडिटर करके एक यूजर टाइप होता है. वो यूजर टाइप क्रिएट करेंगे और वो उसके साथ दे देंगे कि ये ईमेल आईडी को .NET पासवर्ड .NET एक्सेस अलाउड है तो वो यूजर एक्सेस कर पाएगा. बराबर है. कमिंग बैक टू आवर पीपीटी फर्स्ट स्क्रीन F5 सिंपली F5 करें. क्विक. हाँ, एनी अदर थिंग्स दैट यू वांट टू नो? या What is reversing journals in Tally? Reversing journal is a feature. We'll come to that feature. It is coming in these slides. Yes, anything else? Yeah. So I'll just take a quick snap on the features in Tally vis-a-vis a auditor or vis-a-vis a accountant who is controlling the business from the financial side. So Tally ka next. Go ahead. I'll go a bit quick because this itself is a longer presentation, but I'll go slightly quicker. Tally में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है? रिसीवेबल्स पेबल्स के हैं, बिजनेस के साइड से क्या यूजफुल है, वो ये फीचर यूजफुल है. अकाउंटेंट या ऑडिटर के साइड से भी यूजफुल है. दोनों का नजरिया सेम रहेगा, दोनों का पर्सपेक्टिव डिफरेंट रहेगा, दोनों का नजरिया डिफरेंट रहेगा. So receivable features or payable features in Tally with bill wise details from a businessman point of view, उसे ये पता चलेगा ये देख के कि मेरे को अगले 15 दिन में कितना कैश आएगा या कितना पे करना है. ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये पता चलेगा कि कितना टाइमली पेमेंट आ रहा है कितना डिलेड पेमेंट आ रहा है. सो आपको अगर उस एरिया में उनको सपोर्ट करना है या कंसल्टिंग देनी है या कुछ गाइडेंस देनी है तो आपको पता चले ये 5 पार्टी के साथ आप डील करें उसमें बचता कुछ नहीं है क्योंकि आपका डिलेड पेमेंट बहुत है. ये सब फीचर्स बाय डिफॉल्ट टैली के हैं और यू कैन यूज देम. नेक्स्ट. सो दिस वे फॉर पेमेंट परफॉर्मेंस फॉर रिसीवेबल्स मैनेजमेंट यू कैन गो फास्टर. You can have this facility directly from Tally. We have just I've shown you a couple of screens there. On these screens or on such reports you have these functionalities of payables and receivables which can be useful to you. Then inventory management. Just hold on. Inventory management is one of the key things or key features in Tally. 70% of the users of Tally do not use it properly or prefer not to use it properly because of confusions or ignorance. In reality, inventory feature of Tally is amazingly fantastic.
and rather too much accurate to be managed. I am putting a very cautious statement. It is too much accurate to be managed. In our real life scenario, we want the Brahmastra for profitability, profit ratio matching is valuation, stock, right? And if you are wanting that to be used, Tally का inventory में आपको मजा नहीं आएगा. But if you want 100% accuracy, Tally के अंदर से जितना accurate inventory valuation मिलेगा उतना rarely मिलेगा आपको कहीं और से. With the power to have inventory valuation by each item type differently managed. FIFO, LIFO, average, market price, standard cost, everything can be managed from within Tally for each inventory line item. So I may be buying cotton and I am a machine tool company. अब मेरा cotton का use क्या रहेगा? साफ करने के लिए. So the moment cotton is in my factory, what should be my valuation of cotton? 0. I can control that while creating the item called cotton and say its market value or the valuation should be at 0 price and it will take that way. So stock बताएगा 10,000 या 1000 kgs but valuation 0. So you can define controls at that minor or micro levels also. Same way batch management and all that. So आपका accuracy of that is very high. Problem starts in Tally inventory valuation, particularly with backdated entries. If you are using inventory for accurate valuation, mandatorily you have to stop the usage of backdated entries. अगर वो कर रहे हो तो valuation toss पे जाएगा. अगर वो नहीं कर रहे हो तो inventory के साथ साथ profitability analysis direct Tally में से मिलेगा. हर एक transaction wise, हर एक party wise, हर एक line item wise आपको profit या कंट्रीब्यूशन जिसे हम कहते हैं जीपी, वो एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन लेवल पे मिल सकता है. या यू आर आस्किंग नेचुरली ना, एनीथिंग दैट इज हैविंग इंपैक्ट टू स्टॉक, उसका बैकडेटेड एंट्री विल इंपैक्ट स्टॉक वैल्यूएशन. लाइक जस्ट पेमेंट और परचेज पेटी कैश एंट्रीज वुड नॉट हैव एनी इंपैक्ट टू स्टॉक, सो उसका इंपैक्ट कुछ नहीं होगा. या आई एग्री टू योर पॉइंट. फिर स्टॉक एजिंग, you can have stock aging batch wise fully maintained. In Tally, those who might have used it would also be aware that there is a expiry date management also within Tally. You can have your stock items with expiry dates being managed within Tally lot wise. So you can have different lot wise expiry dates for each of the transaction sets. Yeah. Yes. Where do you define the market value and the expiry date? The moment you configure, activate the feature of value batches in Tally, and then you would be able to see that feature in inventory item master creation. Till then it will not be visible at all. Could you show? Tally stock item, maintain batch wise details and set expiry dates. Once that is done, after that it will be visible in stock item. यहाँ पे बैचेस को यस करोगे तो वो पूछेगा डू यू वांट टू ट्रैक मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट, एंड अकॉर्डिंगली इट विल ट्रैक. So unlimited level of classification. This is what is the unique feature of Tally, that is grouping, subgrouping, and further subgroupings. That becomes a big headache while we create Schedule 6 reports. But अभी वो दोनों separate हो गया तो you have classification automatically managed independent of your final financial statement reporting. Yeah, you had some query? So what about that conversion that suppose I am purchasing in kgs, but ultimately the finished product. Alternate units करके there is a feature called alternate units. Using that you can do that. You can manage. But then how you put the data for invoice? Yeah, उसमें वो just the moment you activate that, you would be asked to enter both the either ratio at the master level or at the transaction level the differences. Like मैं बोल रहा हूँ मैंने 500 स्क्रू खरीदा आज, तो I would buy in numbers and I would maintain stock in numbers. But स्क्रू कई बार हम लोग देखते हैं कि screws are available in kgs. In wholesale market you go, they will not give you 500 गिन के एक, they will give you 500 grams.
अप्रोक्सीमेटली एक का इतना है, तो बोलते हैं आप जब आप गिन रहे हो तब आपको पता चलता है 505 आया ये टाइम, 500 नहीं आया. सो यू विल राइट 500 grams इक्वल टू 505 नंबर्स एट 100 rupees पर kg. सो अपने आप वो 50 लेगा उधर वैल्यू में. और स्टॉक में सिंस यू आर मेंटेनिंग नंबर्स एज योर प्राइमरी यूनिट, इट विल कंटिन्यू एज 505 और आगे का गिनती करेगा. वो फीचर है वंस यू एक्टिवेट अल्टरनेट यूनिट्स. फिर क्लासिफिकेशन का ग्रुपिंग सब ग्रुपिंग आप जितना चाहे उतना कर सकते हो. दैट हेल्प्स यू टू ड्रिल इन फर्दर. देन ड्रिल डाउन फॉर ऑल लेवल्स अप टू वाउचर्स यू कैन गो. नाउ विथ दैट सिक्योरिटी इफ यू attach or activate, you can also restrict alteration of voucher by the user directly there. So he can only view the voucher. वो फीचर डिफॉल्ट टैली में अभी है. नेक्स्ट कोटेशंस वगैरह वो सब स्किप. ये रहा. नेक्स्ट 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 कौन. I can create orders, I can create quotations from Tally, I can create GRN, I can have quality management also being possible through some Tally features enabled and managed. So मेरा GRN मटेरियल आया, जब तक क्वालिटी पास नहीं हुआ तब तक स्टॉक में ऐड नहीं हुआ. So बीच में उसको हैंडलिंग के लिए रखा. वो सब भी पॉसिबल है इसमें. एक मिनट बैक अप. ये फ्लेक्सी यूनिट्स आपका जो अभी कह रहे थे ना, both kgs, numbers, grams or units in different, totally different, means one is kg gram which is a linear relationship. There can be a total non-linear relationship also. Multiple locational stock management. Now here couple of places where in case you want to guide your clients and you want to do that service, there is a possibility of virtual go down in Tally also. Virtual go down also in Tally. ये किस लिए लगता है? तो बॉन्डेड वेयरहाउस होते हैं ना काफी क्लाइंट्स के आपके, बॉन्डेड वेयरहाउस उसको मेंटेन करना है और वो बॉन्डेड वेयरहाउस में स्टॉक जाना है, लेकिन मेरे को टोटल स्टॉक एक साथ दिखना है क्योंकि बॉन्डेड वेयरहाउस क्या है, तो एक लाइन ड्रॉ किया हुआ जगह है, ऐसा तो कुछ अलग होता नहीं है फिजिकल लॉक एंड की वाला. सो मैं टैली में वो दोनों मेंटेन कर सकता हूं कि मेरा भिवंडी डैश भिवंडी गोडाउन और भिवंडी गोडाउन में दो सब गोडाउन क्रिएट कर सकता हूं. एक भिवंडी ओपन गोडाउन एंड सेकंड भिवंडी बॉन्डेड वेयरहाउस. And accordingly, once I enter the transactions, it will be stored and allocated separately. At the same time, I get a total stock at Bhiwandi Godown. Yeah. Yes. TDS नहीं आएगा इसमें, है आ रहा है लेकिन उसका because that's not a core functionality ना. That's not a core functionality. That has to be happening externally in Excel only. Because even the उसका भी वर्जनिंग नहीं मैनेज होता है ना. आप जो भी तभी डाउनलोड करो और तभी बनाओ, वही एक्सेल चलता है. 3 महीने पहले का डाउनलोडेड फाइल आपका खुलेगा कि नहीं गारंटी नहीं होता है. सो डोंट एक्सपेक्ट दैट टू कम. करता है ना, करना है, परमिशन देता है. एडवांस टू सप्लाई कस्टमर्स हो जाता है और अकॉर्डिंगली आप सब ग्रुपिंग कर सकते हो उसको. नेक्स्ट go first. ये price level, those who are at a point of sale level, you can have price level management also being done directly from Tally. Now this is something which would be of use to many of you. Is Tally provides lot of reports on cash flows and all that for direct submission and direct reporting. यहाँ पे आपको सिर्फ ग्रुपिंग लेवल पे राइट कॉन्फ़िगरेशन करके एक बार रिपोर्ट मैच करके सेट कर देना है. Then if the entries are done right, you will get the same report consistently. Next. How many of us are using this ratio analysis? Most of you? Many of you? Do you know you can have ratio analysis last year versus this year also? In two sheets, means same sheet, 2 columns. हाँ? Please use करो, ऑडिट के बहुत काम आएगा. कौन सा रेशियो हिल गया पता चलता है. कैसे करना है? तो सिंपल है, जाओ टैली में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एनालिसिस. सॉरी, यहाँ पे है ना साइड में एक बटन है न्यू कॉलम या ऑल्टर कॉलम, वहां पे वो कॉलम करो न्यू. मैं अभी इसी का 2 पीरियड कर ले लेता हूं. आई कैन हैव 2 डिफरेंट ईयर्स, सो आई विल पिक अप 2 डिफरेंट ईयर्स और आई विल जस्ट से 1 अप्रैल से 1 मई या 31 अक्टूबर. हाँ, वन डन चलेगा. एक्चुअल्स इसमें बजट्स एंड ऑल दैट अलग उसमें. सो आई विल गेट दिस ऑल रेशियोज कंपैरेटिव.
दिस इज व्हाट वी डू इन रियलिटी. दोनों शीट लाते हैं और दोनों शीट में कंपेयर करते हैं. ये सिंपली टैली में ऐसे ही हो जाता है कंपेयर. तो दो अलग अलग कंपनी को सिलेक्ट करके ले सकते हो. सेम वे कंपनी वन सिलेक्ट करो, उसका रिसीट आएगा, उसी वक्त आप दूसरा कंपनी उधर ही सिलेक्ट करो न्यू कॉलम में. यहां पे हमने सिर्फ एक कंपनी अभी ओपन किया इसलिए एक दिख रहा है. दो कंपनी रहेगा तो दो दो दिखेगा. मतलब डेटा स्प्लिट किया है तो भी कर सकते हैं. दूसरा ग्रुप कंपनी है और आपको ग्रुप कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान रखना है तो आप वो भी आप 3-4 कंपनी खोल के सबका देख सकते हो एक साथ. ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 देख सकते हो, आप 5 भी देख सकते हो एक साथ. So various ratios which are quickly needed for any user to compare some key numbers or key controls, they are all available there. Yes. Then go ahead. Then scenarios and budgets. Here reversing journals is a concept that comes up. Once I activate scenarios, I am allowed to have scenarios and budgets. I am allowed to have budgets into Tally. I can put budgets in Tally and also have reversing journals concept being activated using that. Now what is this reversing journal? Reversing journal in theory is nothing but a non-accounting entry having the effect for a specific period in a special report with a special conditions. Like मैं हर क्वार्टर का सब रिपोर्ट बना रहा हूं. आई एम इंटरनल ऑडिटर और इंटरनल कंट्रोलर ऑफ द कंपनी और हर क्वार्टर का मेरे को रिपोर्ट सबमिट करना है, कंप्लीट बैलेंस शीट इंक्लूडिंग माय अपडेटेड P&L. So every quarter there is a depreciation entry to be passed. Every quarter there is a interest entry to be passed. Every quarter there would be a quarter end there would be some accrued expenses or prepaid expenses either side, right? So which I have to allocate and put. But if I pass that entries, basic ledger में जब मैं देखूंगा तो गड़बड़ दिखेगी, सब confusion होगा. So I don't want that entries for my report, but I don't want that entries into my ledgers. राइट? सिनेरियो राइट है ना? हो सकता है ये करते हैं. इफ आई एक्टिवेट दिस फीचर आई कैन डू दिस इन टैली. सो माई डेटा और माई दैट ट्रांजेक्शंस वुड रिमेन इन टैली बट वुड नॉट बी विजिबल इन माई रेगुलर रिपोर्ट्स बट वुड बी विजिबल ओनली व्हेन आई से 1 yes extra and then print out this report on that date. So typically reversing journal would be like my prepaid expenses as on 30th June. So a report that I am printing on 30th June with enabling of scenarios should have that value, otherwise it should not have that value. वही है आपका सेम, वो आप एक्सेल में मेंटेन करते हो, वो टैली में आप वो एंट्री पास कर दोगे एज सिनेरियो में ऑप्शनल में, और वो ऑप्शनल को आप पुल करोगे तो अपने आप वो आ जाएगा. सो दिस इज व्हाट रिवर्सिंग जर्नल्स और ऑप्शनल्स दोनों इसमें आप पुल कर सकते हो और डिफाइन कर सकते हो. सेम वे बजट्स है. बजट्स का यूज बहुत ही यूजफुल है और बहुत कम लोग यूज करते हैं. बजट्स नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम लोग बोलेंगे एसएमई में बजट ही नहीं बनता है, पूरे साल का काम खत्म होता है, पता चलता है बाद में बजट क्या था, राइट? बट आप लोगों में 90% एसएमई में आपके क्लाइंट्स हैं, उसमें आप बैंक को कुछ एक रिपोर्ट देते हो जिसके बेस पे वो लोन देता है आपको. क्या होता है वो? सीएमए डेटा. और उससे पहले क्या देना पड़ता है जिसके बेस पे वो लोन पास करते हैं? प्रोजेक्टेड. उसको बजटेड बोलेंगे तो जरा खराब लगता है. प्रोजेक्टेड रिपोर्ट देते हो आप उसको. प्रोजेक्टेड इनकम एक्सपेंस स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट इनडायरेक्टली, बराबर है? अब वही प्रोजेक्टेड रिपोर्ट आप अगर सिस्टम में डाल दोगे एज बजट्स और फिर आप रिपोर्ट निकालोगे विद वेरिएंस, निकलता है रिपोर्ट. सो बैंक जो चेक करने वाला है आपके रिपोर्ट देने जाने के बाद, वो आप पहले ही चेक करके भेज सकोगे. गॉट द वैल्यू? यू कैन कंपेयर बजटेड वर्सेस एक्चुअल्स एंड वेरिएंसेस in a single report while you are sending the report only of actuals to the bank, because projected you have sent 1 year or 2 year in advance while you took the term loan or advances, right? अब बैंक क्या करता है? बैंक में वही कंपेयर करता है, आपने बोला था इतना, हुआ कितना है, और फिर उसके बेस पे आपको क्वेरी भेजेगा. वो सबमिशन से पहले आप खुद चेक कर लोगे तो आप क्वेरी कम आएगी.
वो आप एक्सेल में देख के करते हो या ध्यान में रख के करते हो, उसकी जगह वो टैली में डाल दो, आपको हर पीरियड का एक्चुअल डेटा विथ बजटेड्स और विथ वेरिएंसेस आपको मिल जाएगा. या नेक्स्ट. So this way actual plus scenarios and scenario 1 and scenario 2. So I can have multiple budgets, multiple projections, multiple scenarios being taken care of. Then columnar comparison जो अभी हम लोगों ने देखा था for multi company, same way multi stock patterns. ये स्टॉक वैल्यूएशन मेथड से ये स्टॉक वैल्यूएशन से कितना हो रहा है, वो स्टॉक वैल्यूएशन से कितना हो रहा है मेरा. सेम वे कंपनी 1 पीरियड 1, कंपनी 2 पीरियड 2, cost center 1, cost center 2. I can create multiple variety of mapping or checkings. ठीक है, cost center reports. Now this was something which we just saw, consolidated or group company reporting. So I can have a consolidated framework of multiple structures and have a group company reporting being created based on this structure. Then multiple currency management. We'll just have that. यहाँ पे एक सिर्फ छोटा टिप देना चाहता हूँ कुछ लोगों का, जहां पे आपको एमएनसी की सब्सिडरी का आप ऑडिट कर रहे हो या आप रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हो, वहां पे एंड ऑफ मंथ आप एक फिक्स रेट पे सब वैल्यूज कन्वर्ट करके उसको सबमिट कर दो रिपोर्ट, राइट. एक एंड ऑफ मंथ एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन पे कि एट द रेट 63 पर डॉलर्स में सबमिट कर रहे हो, एट द रेट 63 पर डॉलर आपको सब फिगर्स डिवाइड बाय 63 करके देना है सिंपल कैलकुलेशन में. तो कुछ रिपोर्ट्स आपको उस तरह से देने पड़ते हैं विदाउट एक्चुअल इफेक्ट ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशंस. बाय एक्टिवेटिंग दिस आई कैन पुट अ स्केल फैक्टर डाल के मैं सीधा उसको डिवाइड बाय 63 कर दूंगा, तो रिपोर्ट में सीधा सब नंबर्स विल बी डिवाइडेड बाय 63 एंड कम. लाइक नंबर्स इन मिलियंस हमें चाहिए, नंबर्स इन थाउजेंड्स चाहिए, क्रोर्स चाहिए, वो भी डायरेक्ट टैली में स्केल फैक्टर यूज करके मिल सकते हैं हर रिपोर्ट में. या सो मल्टी फाइनेंशियल पीरियड एंड ऑल, बस अब तो मोस्टली कवर्ड. एंड compliances I'm not touching, most of them are there. So based on the data entry quality, it would be either available or not available. Yeah, you had some query? You said scaling is possible. Huh. Those who are operating in a branch of MNC in India. Correct. Really, if an Indian company has a branch outside. Both. So multiplying it is also possible. Both. Scaling, when I say scaling, it is either side possible. Divide or multiply, both is possible. Yeah. Yes. Okay. So, in case of TDS, there are two scenarios. One, client using TDS module of Tally and client not using TDS functionality or features of Tally. If he is using the TDS features and functionalities of Tally, Tally has lot of features from where you can check the compliances. If they are not, you have no choice but to see the ledgers because nature of transaction is not written anywhere. मैं ledger X लिख रहा हूं लेकिन उसके अंदर एंट्री Y नेचर का पास कर रहा हूं. कमीशन पेमेंट इन ट्रैवल एक्सपेंस में बुक कर दिया, कमीशन पेड. अलाउड है, नॉट अलाउड है? सो अभी वो अलाउड है, नॉट अलाउड है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द क्लाइंट एंड ऑल दैट वेराइटी ऑफ सिनेरियोस. बट टीडीएस कंप्लायंस बदल सकता है. सो अगर टैली का टीडीएस फीचर यूज कर रहे हैं तो टैली में टैली के अंदर टीडीएस का सब ग्रुपिंग और वो सब होता है, वो पता है ना सबको. तो वो अगर यूज करो तो उसके सारे ग्रुप वाइज रिपोर्ट्स आ रहे हैं इंक्लूडिंग ईटीडीएस का कोर डेटा तक. ओपन टैली. एनीवन वांट्स टू हैव एनीथिंग एल्स टू बी नोन और ये एक्सप्लेन करें हम? या ओके. Some of the companies are not using stock valuation or stock inventory. I have visited so many companies. People are Why? trying to do that stock inventory. Why? नहीं, why आप बताइए तो मैं आपको आंसर देता हूं क्यों. I think they are saying always we are getting quantity in the minus this. Data entry quality is the core issue. To valuation जो टैली देता है वो उनको चाहिए नहीं होता है, उनको जो चाहिए वही होता है, वही मिलना चाहिए उनको. See, this is what is Indian scenario. Let's face it. Be it a large company, be it a small company, most of the time inventory valuation is a big game changer for most of the adjustments.
So with that in mind, people are not so open to explore that properly. I have couple of basically I am doing consulting at various client sites. Particularly my focus is more into UAE market. I do a lot of it. I am generally 8 to 12 days I am in Dubai. I have a setup there. So over there we do this. They are using complete inventory management and zero issues. Why? Only one reason. Whatever is there, they want to be transparent because they don't have any issue to be. No one is going to come and ask them, अरे इधर 10 मिलियन बता रहा है और तुम्हारा तो एक्चुअली 10 लाख भी नहीं है. कोई पूछने को नहीं आता है. Whatever they put it all data there because there is no compliance pressure on them to make that adjustments of profitability. They are more than happy to have more profit on their books. Here we have a different scenario, different mindset. Second is valuation in Tally. I would say it is near accurate, provided you are entering the data in the right pattern. Because एक just inventory में कोई भी stock item में कौन master costing method पे. See, inventory valuation is what? Cost or market price, whichever is lower, right? Cost price क्या होता है? Is defined by what? FIFO, LIFO, एवरेज क्या होता है? क्या राइट क्या होता है? वेटेड एवरेज. हाँ, राइट क्या होता है वो बताओ ना. आप जितने लोग यहां बैठे हो ना, उनके जितने क्लाइंट के पास जाओगे सबका अलग मेथड होगा और बेस्ड ऑन इंडस्ट्री नीड वो राइट या रॉन्ग हो सकता है. जैसे मैं कैम्फर डीलर हूं, कैम्फर कपूर, मेरा क्या होगा? लिफो, FIFO. ज्यादा दिन माल रखता हूं तो खत्म हो गया, माल ही नहीं बचते सिर्फ कागज बचते है ना. और उसी जगह पे वाइन डीलर हो तो वैल्यूएशन बढ़ते ही जा रहा है राइट. सो इट डिफर्स बेस्ड ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, इट डिफर्स बेस्ड ऑन इंडस्ट्री इन विच यू ऑपरेट एंड कंपनीज methodology to adopt. In India there is a big confusion on all this and hence everyone uses that confusion. Now in Tally you are allowed to define what would be your costing method for this particular stock item at the stock item level. For this stock item I would have an option of zero cost, average cost, FIFO perpetual, like first in first out perpetual. मतलब सालों से स्टॉक आ रहा तो सबसे पुराना वाला स्टॉक जो है वो फर्स्ट गिनेगा, साल का भी एवरेज नहीं करेगा, एट द एंड ऑफ द ईयर भी एवरेज नहीं करेगा. अगर मैंने स्प्लिट नहीं किया डेटा तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन का जो रेट है वही रेट को रेट बेस गिनेगा. FIFO नॉर्मल लिया तो हर साल ईयर एंड हुआ तो उसको वैल्यूएशन को चेंज कर लेगा और एवरेजिंग करके उधर चलेगा. फिर लास्ट परचेस कॉस्ट और लिफो एनुअल, लिफो परपेचुअल, मंथली एवरेज और स्टैंडर्ड कॉस्ट. अब ये स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? कॉस्टिंग तो छोड़ दिया कितने सालों से बीच में कहां स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया. स्टैंडर्ड कॉस्ट भी कर सकते हैं हम लोग Tally में. ये रहा, यहां पे बैक जाओ, यहां पे देखो स्टैंडर्ड रेट्स करके ऑप्शन है. यहां पे आई कैन डिफाइन माई स्टैंडर्ड रेट्स, माई स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड सेल प्राइस, बोथ आई कैन डिफाइन इन Tally. नाउ दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन प्ले ऑल्सो इफ यू आर स्मार्ट. And if you want to do that adjustments, you can play using this feature or this functionality or option. The other side of it is because of such configuration issue, जो ऑपरेट कर रहा है डेटा एंट्री ऑपरेटर वही क्रिएट करता है स्टॉक आइटम, तो उसको ये फीचर ही आधे नहीं पता होते. तो वो जो आया सीधा कंट्रोल A, सिंपलेस्ट फीचर ऑफ Tally. नाम लिखा कंट्रोल A, ग्रुप क्या है देखने का ही नहीं, कुछ ज्यादा सोचने का ही नहीं. कोई तो आएगा चेक करेगा सुधारेगा हम तो हमारा काम आगे बढ़ा. मेरे को क्या आज 50 वाउचर खत्म कर रहे हैं सर, वो सब कौन चेक करेगा राइट. सो इसके वजह से क्या होता है, he simply goes into that entry mode and just saves that without even bothering about what is going right or wrong. And then you go and change something after 1 month and then you expect that results to come. वहां पे थोड़ा मिसमैच होता है. वो भी करने के बाद रिजल्ट्स राइट आते हैं, प्रोवाइडेड देयर इज नो इंटरनल बैकडेटेड एंट्रीज डन. वो करते हो तो कंफ्यूजन होता है, वो नहीं किया तो बराबर जाएगा. अब इतना फंक्शनलिटी अगर आपको मिलता है टू डिफाइन, लाइक एज आई वाज एक्सप्लेनिंग यू कि कंज्यूमेबल्स है, सो व्हाट कॉस्टिंग मेथड आई शुड अप्लाई? एट जीरो कॉस्ट. सो
सो जीरो और मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर और विच एवर इज लोअर, क्या लेगा वो? सो उसका स्टॉक अपने वैल्यू जीरो बताएगा. तो वैल्यूएशन विल बी राइट और रॉन्ग? परफेक्टली राइट. अब चैलेंजेस एक हमारे यहां पे अनफॉर्चुनेट, शुड नॉट पुट इट इनटू दिस ओपन फोरम, बट जस्ट एक जनरल, बिलिंग इज समथिंग विच इज अ बिग बिजनेस. सो स्टॉक वैल्यूएशन मतलब कुछ तो इन्वेंटरी तो लिखना ही पड़ता है ना उसमें, उसके वजह से उसका रेट कुछ तो डालना पड़ता है और उसकी वजह से वैल्यूएशन गोज ऑन अ टॉस. सेकेंड इज पीछे से अरे ये स्टॉक माइनस में है. माइनस में आप फीचर है टैली में ऑनर नेगेटिव एंट्रीज और डू नॉट ऑनर नेगेटिव एंट्रीज. नेगेटिव एंट्रीज ऑनर को नो कर दो, एंट्री करनी नहीं देता नेगेटिव स्टॉक रहेगा तो कंट्रोल है उसमें. बट हम लोग क्या बोलते हैं फटाफट बिल बनाने गए अभी रुकने मत दे. अब वो एंट्री कर दोगे, परचेस का बाद में एंट्री करेंगे तो नेचुरली उसके लिए कॉस्ट कहां से उठाएगा? वो जीरो ही पकड़ेगा वो, क्योंकि उसके पास परचेस का कॉस्ट ही नहीं है. सो उसका कॉस्ट जीरो पकड़ेगा तो उसके सामने प्रॉफिटेबिलिटी वैल्यूएशन सब स्टेटमेंट में कंफ्यूजन होगा. सो ये जो चीजें हैं इसके वजह से इसका एक्यूरेसी इज एट टॉस. बट अदरवाइज इफ यू फॉलो दैट प्रोसेस विच जनरली दैट सेम कंपनी वंस दे मूव टू एसएपी और मे बी Orion और सम अदर ERP एप्लीकेशन दे वुड हैव टू फोर्सफुली फॉलो. दे फॉलो तो बराबर आता है. यहां पे इफ दे फॉलो दे वुड गेट दैट सेम रिजल्ट्स. बट जनरली द प्रैक्टिस इज ये इतना इजी है टू मॉडिफाई एंड मैनेज, बोलते छोड़ना अभी काम कर लेते बाद में देखेंगे. एंड दैट्स व्हाट इज क्रिएटिंग द कंफ्यूजन और द मेस अराउंड इट. सेम वे समवन वाज आस्किंग मी इन बिटवीन अबाउट दैट मैन्युफैक्चरिंग एंट्री कैसे कर सकते हैं. राइट, कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंट्री इसमें. देयर इज अ बिल ऑफ मटेरियल कंसेप्ट इन टैली. बिल ऑफ मटेरियल कंसेप्ट पता है? व्हाट इज बिल ऑफ मटेरियल? BOM. मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, उस प्रोडक्ट में 7 कंपोनेंट्स जा रहे हैं अंदर और हर एक का रेशियो एक फिक्स होता है. जैसे एक समझो मैं सिस्टम कंप्यूटर बना रहा हूं तो क्या जाने वाला है बेसिक में? एक CPU जाएगा, एक मॉनिटर जाएगा, एक कीबोर्ड जाएगा, एक माउस जाएगा. अगर हम ब्रॉड लेवल पे उसको गिन, CPU के अंदर और 5 आइटम होंगे लेकिन ब्रॉड लेवल पे हम गिन रहे हैं. तो इस तरह से 4 आइटम का एक एक पीस मिलेगा तो एक कंप्यूटर बनता है. अब वो हम बिल ऑफ मटेरियल में इधर यस कर देते और डिफाइन कर देते तो बोलता है कि ये क्या क्या चाहिए, देखो ये इसमें बना. अच्छा वही एग्जांपल है कोइंसिडेंटली, गुड. सो ये एग्जांपल इसमें बन गया है. सो इसमें ये एक पीस के लिए क्या क्या चाहिए. अब जैसे ही मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल पास कर रहा हूं तो मैं पास कर दूंगा मैंने 12 सिस्टम्स बनाए. क्या नाम दिया इसको? असेंबल्ड P4 बनाए. जैसे ही मैंने 12 असेंबल्ड P4 बनाए, हर एक का 12-12 पीस ले लेगा. अब वहां पे रियलिटी में क्या हुआ होगा? एक माउस खराब हो गया है. सो एक्चुअली माउस कितने गए? 13 गए. सो आई विल राइट 13. या किसी को एक कीबोर्ड फ्री देने का है, आई विल राइट 13. सो would it impact my stock or means costing over there or no? That's a business call. If no, then I will not write 13 there, I will write 12 there and I will say 1 piece free supply. If I am bundling it together and I want the stock में कॉस्ट में ऐड हो जाना है, इधर उस वाउचर एंट्री के वक्त मैं उसको 13 पीस लिख दूंगा तो अपने आप वो ले लेगा. उसके ऊपर ओवरहेड्स मेरे हुए हैं क्योंकि वो असेंबली किया तो कुछ ओवरहेड्स भी हुए हैं. अब वो ओवरहेड्स मेरे को जजमेंटल ओवरहेड्स ऐड करने हैं कि टोटल कॉस्ट के ऊपर 1000 रुपया मेरा असेंबली चार्ज ऐड करो या 5000 रुपया असेंबली चार्ज ऐड करो. कैन आई डू दैट? सो वो हम उसमें कर सकते हैं. इससे हमारा वैल्यूएशन भी कंट्रोल में आ जाता है. सो स्टॉक वैल्यूएशन इज इन कंट्रोल एज वी वांट. एट द सेम टाइम माय स्टॉक मैनेजमेंट इज फुल्ली अवेलेबल इंक्लूडिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिनेरियो. Same way there are scenarios like for me also it was a learning when I did first time for one company in UAE. They wanted byproducts also to be done. और मैंने तब तक कभी किया नहीं था byproduct का concept. So I was also slightly मतलब जोश जोश में ऐसा अभी बोलता हूँ ऐसा बोल दिया था हाँ होगा. फिर बाद में घर पे गया ट्राई कराया मतलब byproducts लाऊं कैसे इसमें? Because मैं 7 आइटम को लेके एक आइटम बना सकता हूँ लेकिन 7 आइटम को लेके मेरे को 3 आइटम बनानी है. एक मेन प्रोडक्ट 2 बाय प्रोडक्ट और ओवरहेड्स भी ऐड करने हैं. तो बाद में जाके इसमें देखा फीचर और यूज किया. सरप्राइज दैट फीचर वाज ऑलरेडी देयर इन टैली. नाइदर मतलब सरप्राइजिंग टू मी वाज आई कॉल्ड 2-3 गाइज ऑफ टैली कंपनी. दे सेड ऐसा नहीं है टैली में. तो मैं भी छोड़ दिया होप्स.
लेकिन क्या एक थोड़ा सा आदत है कि भाई कोई भी नो बोलने से पहले 2 बार चेक करने की आदत है। तो मैं खुद एक बार रन करके देख लेता हूं, कुछ तो ऑप्शन रहेगा, कुछ तो वर्कअराउंड मिलेगा। तो देखा तो बाय डिफॉल्ट फीचर है वो, एंड यू कैन एंटर बाय प्रोडक्ट्स वेरी इजीली। कर ले ऐसे में, ये उधर ही लिखा हुआ था और मेरे को तो पता ही नहीं था क्या बन रहा है उसमें से। ये उसने उल्टा लिख दिया, शायद उल्टा लिख दिया एंट्री, ठीक है। बट बेसिकली व्हाट वी वांटेड टू एक्सप्लेन वाज दैट यहां पे कंजम्पशन क्या क्या हो रहा है और क्या क्या बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं। सो आई कैन ऐड मल्टीपल बाय प्रोडक्ट्स ऑल्सो देयर। सो इतना सब गया और उसमें से 2 बाय प्रोडक्ट बने, जिसके वजह से मेरा इफेक्टिव कॉस्ट कम हो गया फॉर दैट प्रोडक्ट, क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट का भी एक रेट है, कॉस्ट है, एंड दे वांटेड दैट फीचर कि उसका रेट कम करना था। वो बोले उसका एक्चुअल में मेरे को 100 रुपया तो रिकवरी आ रहा है, तो मेरा 1000 रुपए में से 100 रिकवरी आया तो मेरा 900 रुपए कॉस्ट दिखना चाहिए। इट इज नॉट 1000 रुपीज विच हैज टू बी शोन। सो वी वांटेड टू शो दैट, सो द मोमेंट आई ऐड देयर इट विल ऑटोमेटिकली गिव द वैल्यूएशन विच इज नेगेटिव, मींस इफेक्ट विच इज नेगेटिव, सो effective valuation would be right. Now, is this a powerful feature? Answer to it is yes. Further to it, अपना एक फिर इंडियन क्लाइंट, उसके यहाँ पे सिमिलर चैलेंज, एंड दे वांटेड वैल्यूएशन टू बी एडजस्टेड इन टैली बिकॉज असेसमेंट चल रहा था। और वो बोले उसको सब डेटा मिल गया और वो बोल रहा है स्टॉक का तुम्हारा ये टैली का स्टॉक ये है, हमको इसके सामने वैल्यूएशन ला के दो और आपका वैल्यूएशन के साथ मैच करो। अब वो वैल्यूएशन तो उन्होंने किया नहीं था, उन्होंने तो फिगर डाल दिया था और स्टॉक स्टेटमेंट बाद में बनाया ही नहीं था लाइफ में, क्योंकि ऑडिट हो गया, साइन हो गया, सबमिट हो गया, स्टॉक स्टेटमेंट बनाना भूल गए थे। स्टॉक का वैल्यू डाल दिया था, स्टॉक स्टेटमेंट नहीं बना था। काफी सिनेरियो में होता होगा, राइट? आइटम वाइज ब्रेकअप स्टॉक स्टेटमेंट का मैच करके बनाया ही नहीं था कभी, काफी सारा। वो मिड साइज कंपनी था। अब वो बोला अभी मैं उसको असेसमेंट में बोलता है मेरे को स्टॉक का ब्रेकअप एग्जैक्ट मैच करके दो वैल्यूएशन के साथ, और उसका मैं कंपैरिजन बोलूंगा एक आइटम का, तो मेरे को मैचिंग करके दिखाना है आपको। सो देयर वाज एन चैलेंजिंग असाइनमेंट फॉर अस आल्सो। सरप्राइजिंगली वी फाउंड वन फीचर इन टैली वेयर देयर इज अ फिजिकल स्टॉक ऑप्शन इन टैली। फिजिकल स्टॉक करके एक ऑप्शन है टैली में, जिसमें मैं एक बार कोई वैल्यू डाल देता हूं तो उस पॉइंट ऑनवर्ड्स उसको ही स्टॉक गिन के आगे चलता है, आगे का सब स्टॉक उसको नलीफाई गिनता है। सो हम लोगों ने क्या किया, 1 मई में 1 मई को हम लोगों ने एक इंटरेस्ट फिजिकल स्टॉक का डाल दिया। तो मेरे पास 1000 पीस पड़ा था, उसको मैंने फिजिकल स्टॉक में बोला 140 पड़ा है। सो टैली के आगे के सब महीने के रिपोर्ट में 140 के हिसाब से प्लस माइनस होकर आया इफेक्ट, और वो 1000 और 140 के बीच का डिफरेंस उसी महीने में एक सिंपल 960 का टोटल में डिफरेंस के रूप में दिखा दिया। हम लोगों ने इंटेंशनली अप्रैल का स्टेटमेंट नहीं निकाला, क्योंकि वी न्यू वी डिड दैट एडजस्टमेंट इन दैट मंथ। तो अप्रैल मई का स्टेटमेंट नहीं निकाला और जून ऑनवर्ड्स हर महीने का, ये देखो सर मंथ वाइज पूरा मूवमेंट और वैल्यूएशन मैच हो गया, असेसमेंट कंप्लीट हो गया। बट दिस ऑल इज पॉसिबल एंड अवेलेबल इन टैली। बट इन रियलिटी इफ यू डू 100% राइट एक्यूरेसी मींस वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी से जाएंगे तो इट इज पॉसिबल एंड मोर एक्यूरेट वन। या income tax department is asking the tally backup from the clients. Yes. How to say the clients to because once they will get आपको ना बोलने का अधिकार नहीं है, न क्लाइंट को है ना आपको है। आपने पासवर्ड नहीं दिया तो भी ब्रेक करने का उनके पास अधिकार है। आपके रेड में उन्होंने आपका हार्ड डिस्क उठाया, उसमें से बैकअप लेके उसको रिवा मतलब उसको बाहर निकालने का भी उनके पास राइट्स है। और आप कुछ नहीं ना नहीं बोल सकते हो सर, कुछ नहीं कर सकते हो, सॉरी फॉर इट, बट दैट्स व्हाट एग्जैक्ट इज द स्टेट। और इसीलिए लोग अब जो कह रहे हो ना इन्वेंट्री वगैरह, वो बोलते हैं छोड़ना वो सब मगजमारी, अपने को वो बोलने का नहीं होता है हमारा राइट। रियलिटी फियर इज दैट, रियलिटी फियर इज नॉट दिस वन, बट दोज हु आर फुल एक्यूरेट वांट टू बी एक्सपांडिंग कंट्रोल्ड वे, दे डू फुल data entry and full data capture in Tally, but wherever there is an adjustment they do prefer. क्योंकि coincidentally I was also one of the panelists, means one of the members in that investigation team for Tally 2005 में मेरे को अपॉइंट किया था। देखा मैं बोला ये पहले खुश हुआ था कि अभी वो टीम के साथ
कांटेक्ट हो जाएंगे तो काम बढ़ेगा, काम करने को अच्छा होगा, बट बाद में जो उनका नेचर ऑफ वर्किंग एंड टाइप ऑफ एडजस्टमेंट दे डू रैंडम एंड रैम्पार्ट, बोला ये बहुत फियरफुल एक्टिविटी, सो आई विड्रॉ इट माय नेम. बट एज अ अथॉरिटी दे हैव फुल अथॉरिटी, दे कैन टेक backup not only of that, your mobile also they can seize and take full backup of that. So we cannot challenge that because that's an authority awarded to them by the statute. So client भी ना नहीं बोल सकेगा, हम भी ना नहीं बोल सकते. क्लाइंट ज्यादा इतना ही बोल सकता है कि ये कॉपी गलत वाला है, ये राइट वाला कॉपी ये है, उसके सिवा कुछ नहीं कर सकता है. वो मशीन में पता नहीं किधर से वो कॉपी आ गया, ये मेरा राइट कॉपी ये रहा. दैट्स ओनली एस्केप दैट ही हैज. या ओके, यस. Can we use the concept of cost center in byproduct? Can we use the concept of cost centers in byproduct? Financially, yes. If you are looking just from financial statement point of view, yes, but it is not required if you are using from inventory point of view. If you are looking from financial statements, कुछ इंटरनल कॉस्ट सेंटर बेस्ड रिपोर्टिंग है तो उसके लिए यूज करो तो कोई परमिशन, मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिकॉज कॉस्ट सेंटर इज अ टोटली डिफरेंट फीचर एंड डिफरेंट फंक्शनलिटी कंपेयर टू स्टॉक. या टीडीएस, यस. सो टीडीएस में जाना अकाउंटिंग लेजर एक कोई भी टीडीएस यस कर दो. See, TDS within Tally is a fantastic and most evolved feature, I would say. One of the most stable features is TDS. And you have that feature of all lower tax deductions being recorded and controlled from Tally. Your category-wise payment being controlled for the single ledger, different category payments controlled from Tally. You have advance payment controlled from Tally. All that features possible and controlled from here. So once I activate TDS, I put my basic TDS details. मैं लेजर में टीडीएस का फीचर विल गेट एक्टिवेटेड. सो ये यहां पे मैं आया और मोमेंट ऐसे यस टीडीएस इज एप्लीकेबल, वो पूछेगा टाइप ऑफ एंटिटी एंड देन इट विल आस्क मी यूज एडवांस पैरामीटर्स फॉर टीडीएस. सो वेयर आई वुड सेट यस कर दे. आई वुड सेट वेदर देयर इज अ सरचार्ज, इग्नोरेंस करना है सरचार्ज लिमिट को या उसके लिए कुछ स्पेशल टैक्स लिमिट का देना है, अल्टर ये करना है, तो फिर कौन से फीचर में कौन से स्ट्रक्चर में वो एप्लीकेबल होगा वो भी दे सकते हैं हम. यस कर दो यहाँ पे एलटीसी. तो यहाँ पे अगर मैं लोअर टैक्स बोल रहा हूं तो वो बोल रहा है लोअर टैक्स कौन से सेक्शन में उसे मिला है और कितने का मिला है, वो भी मैं कॉन्फ़िगर करके सेव करके रख सकता हूं. ये जब अगर मैंने रख दिया है और फिर मैं ऑडिट कर रहा हूं तो मुझे पता चलेगा कि उसके बाद भी लोगों ने कितनी ट्रांजेक्शंस को बाईपास किया है. बट ये नहीं किया है तो मेरे लिए इट इज सिंपल फिजिकल ऑडिट ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग, जैसा होता है वैसा ही होगा. ये there is no difference. Deduct TDS in same voucher if applicable. तो आप एप्लीकेशन उसको सेपरेट जेवी से करना है या विद इन दैट ट्रांजैक्शन करना है वो आप डिफाइन कर सकते हो. वापस कहो. थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे का है वैल्यू. हाँ, कौन पकड़ता है? डिपार्टमेंट. हाँ, अब आप डिसाइड करो क्या राइट है. ये कह रहे हैं वो राइट है, आप बोल रहे हो वो राइट नहीं है. वही मैं बोल रहा हूँ राइट क्या है, दोनों में से एक जन बोलो. आप ऐसा बोलो, ये बोल रहे हैं वो राइट नहीं है. सी फाइन. हाँ, गुड गुड गुड. नहीं, आई कैन नॉट क्लैरिफाई बिकॉज आई डोंट नो टैक्स. सो फर्स्ट लेट मी एडमिट दैट पार्ट. आई डोंट नो द रूल्स, बट व्हाट आई से इज in either of these options, whatever you want to set, Tally allows you both. That I can give you answer. How? I would give you explanation to that how. वापस हो yes, advanced TDS features पे जाओ. See, ignore exemption limit, surcharge और exemption limits है. But I cannot estimate how much amount will be. Agreed. So see, you are going in a supplier favor. Yeah. Why you should go in a supplier favor? Because you would know. Small supplier, he should not be affected.
agreed, so he should come back to you rather than you going in favor. Point A. As a deductor, it is onus of the deductor to deduct tax and estimate the tax liability, not the onus of the receiver of the money. बराबर है? So as a responsibility, yes, I would agree to his view or subscribe to his view. It is your responsibility to have deducted from the first day. Now, since you said he has not crossed the exemption limit, which is also right view, so why should I deduct from the day one? But how would you define why his liability? So after that he is crossing that, liability starts from what date? So there is a delayed payment from the beginning. So since there is a delayed payment from the beginning, there has to be a TDS interest or delayed penalty to be applied. So that's why department takes that view. A person can fight it because reality में it is not from beginning. His liability starts the moment he crosses the threshold. But इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि it's a legal opinion, has a difference of opinion in the legality itself. So I would not subscribe to any of this view. But as a feature, you can configure it here. कि whether you want to, as a organization, you want to take a which stand, aggressive stand or a non-supportive stand, and being very clear on to deduct the TDS from day one. See, that is a different aspect, that you are tempering the data to manage some other liability. But from an application point of view, there is no tempering that you are allowed to and you are doing it. That's why I would not want to temper the data. Is there any possibility to, I would like to know, is there any possibility to separate JV. Pass a JV, reverse and addition. हो जाएगा ना? Once reverse on the day of when you are moving the threshold limit, reverse that entry and pass another entry, same ledger का. No. नहीं. I have not seen that, but you can export that data to Excel in the format, but not a formatted reporting yet. Yeah, please. So in this, what you do in this scenario, the reversal entry, which comes automatic. Reversing JVs, huh? So if suppose we have passed the like money, like the entry, like this much amount is going to be received, and what we receive is a different amount, suppose. So that can be done. Yes, simple example I would say, reversing journal is nothing but non-accounting entry just stored in the accounting software. So reversing JVs or optional vouchers are non-accounting transactions stored in accounting software just for special reporting purpose. It is your Excel being maintained within Tally. So like, in a simplest term. Can it be shown in the books? Like if suppose we want it in the books also, to nullify the ledger. So you make it regular voucher, so it will happen. You make it optional, it will not be invisible. The moment you make it regular voucher, it will be visible in your ledger printout. Technically same thing, but functionally slightly different in all. Memorandum JV would be used purely for the journals. Optional vouchers can be used for all voucher types, in whatever voucher types you want to use. Like मुझे परचेज का डमी बुकिंग करके रखना है कि इतना परचेज मेरा आने वाला है, अभी तक बुक नहीं हुआ है, या इतना सेल्स मेरा बुक हो गया है जो मेरे को ट्रांजैक्शन के लिए बुक करके रखना है. So I'll pass that optional voucher in sales, which will have effect both when I report in optional voucher as well as in my the sales as well as in my outstandings. So this way, and reversing journals is just for the day and reverse out, auto reversal for that date. Yeah. In case of the tally, case and mercantile both can be simultaneously then fine. By default in standard Tally, no. With some customizations, some solutions are already available in market. People have, like a company I know, Apex in Thane, they are offering this solution. Same way I had heard of some AimTech also, they are offering this solution. So there are a couple of companies who have customized the solution to manage both, technically using the same functionality that we are discussing right now, optional vouchers. So they, while you create the invoice, they create it as an optional voucher, and when you receive the payment, that gets converted to the regular voucher for service tax perspective. In case of optional voucher, it is not reflected in the हाँ वही, इसीलिए उन्होंने कस्टमाइज किया है, तो एक स्पेशल रिपोर्ट में आपको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में दिखाएगा
रेगुलर रिपोर्ट में नहीं दिखाएगा वो, क्योंकि रेगुलर आपका वो सेल्स हुआ ही नहीं है. या yes, not in default but with some modification. If you have someone who can write from Excel to XML, you can do it, or there are tools which are available which are directly converting your Excel data to XML, and that XML can be imported in Tally. XML is a standard importing or data exchange language for many softwares, not just Tally. इंटरेस्ट कैलकुलेशन, सी बेसिकली इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आपको एक तो लेजर कौन से ग्रुप में क्रिएट किया उसके ऊपर वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस नो होगा. दूसरा मास्टर में अगर आपने यस किया है तो ही दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा. हाँ वही बता रहे हैं. ये एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके देखो, यहाँ पे फीचर है. ये यस नहीं करोगे तब तक वो लिस्ट में दिखेगा ही नहीं वो. और यहाँ पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हो. ये रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी बहुत ही एडवांस पैरामीटर, अभी आज की डेट में ये यूजफुल नहीं है, बट अभी भी कंसाइनमेंट सेल्स में और इसमें है, वहां पे यूज करते हैं ये लोग. नंबर ऑफ डेज 360 के बेस पे एंड ऑल दैट. ओके, या इट्स 8. सो अदर क्वेरीज यू कैन जस्ट हैव ऑफलाइन डिस्कशन नेक्स्ट 15 minutes. I would be here, or you can send me an email and based on time I would revert back on the emails. Yeah, thanks a lot for your time, and thank you. Just request you all to sit for just 2 minutes. You are there for last 3 to 4 hours. Be seated for 2 minutes. Friends, Ashwin has been there for us with, he has taken the session for nearly 3 hours with a break of 30 minutes. And he has taken us through the various features of Tally, which many would have been aware of it but may not be using it, or may not be knowing the full potential of those features. And many of us may not be knowing only, especially the students who are in the learning process. They may not be aware that how this Tally can reduce their work rather than duplicating the work. Just for the student members who are there, from this year at the chamber we started the committee on students, for students as basically, and we also starting from the month of next month study circles for only for students, and on 13th of this month we have the lecture meeting for students, in which it will be text audit, revised form, and as well as the other features as an auditor what is required to be right from documentation. For the details you can visit the chamber's website, and membership is also available for students. Its nominal amount is 250 plus services is 275 rupees. You can get it done online also. If anything details, the forms will be available outside for the students membership. With this I request Mitesh Kataria to offer the vote of thanks to the speaker. Friends, Ashwin Bhai has done a great job by covering this whole gamut of Tally features, which was a very long list of things, and I was just amazed by seeing the speed at which and the lucidity at which he was covering these issues. We as members would spend hours and hours to understand one features. When I did certain things like Schedule 6 and stuff like that, I was like trying to do it for a long and then again going to understand it and doing it like that. But he could explain it in blinks of moments, and the beauty of it was we were made aware of the potential, and it's upon us how to explore it further. One thing I would want to add on this is, please don't forget to use Control H, which is help. Lot of things are available on tap of the button, but we pick up a call and try to talk to a friend. It's very useful to use Control H.
Ashwin Bhai has done a great job for all of us, and I am sure that the efficiency level and the scales which we can achieve with the help of this kind of a session is tremendous. Howsoever good we are at technicals, I feel that information technology definitely adds to the efficiency and speed, and as he said in the beginning, it would definitely pay us in the form of time. We have spent 3 hours, and I am sure we will save 30 hours in the tax audit. So I will request everyone to carry out with a loud applause for Ashwin Bhai, and we close the session with that. Thank you. A small correction, Mitesh. It is